हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया था और इसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है और कैसे समझना होता है। फिलहाल आज मैं करवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण p ऑफ x है। चल x यह x1 इज इक्वल टू -2 है, x2 इज इक्वल टू -1 है, x3 इज इक्वल टू 1 है और x4 इज इक्वल टू 2 है। तो इन मूल्यों को धारण कर सकता है तथा 4p of x1 is equal to 2p of x2 is equal to 3p of x3 is equal to 4p of x4। यानी कि हमें जो x1, x2, x3, x4 है उनका जो संभावना दिया होता है, यानी जो सेकंड लाइन हमारी होती है, ये ऐसे जो करके लिखा होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो बोला है संभावना वितरण का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है और विचरण निकालना है। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने माध्य और विचरण का टॉपिक स्टार्ट किया था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे के भी क्लास में कुछ क्लासों में माध्य और विचरण के बारे में समझाऊंगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक को चूज किया है। फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसको हम देखते हैं थोड़ा। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये तरीका मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया था, संभावना वाले में आया था, तब भी मैंने कहा था कैसे सॉल्व करना होता है। फिलहाल यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन, जो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है उस पे, अरे पेज है उस पे। तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4p ऑफ x1 इज इक्वल टू 2p ऑफ x2 इज इक्वल टू 3p ऑफ x3 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखना, ये है समीकरण 1, ये है 2, ये है 3 और ये है समीकरण नंबर 4। आपको दिमाग में ये रखना है कि सभी का एक सेट प्रिपेयर करना होता है। चाहे 1 को 2 के साथ लेके चलो, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, ऐसे करके चलो। या दूसरा तरीका, 1 का 2 के साथ, 2 का फिर 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, यानी किसी एक को आपको मेन लेना पड़ेगा। राइट, आपको जैसे पसंद आता वैसे करो। फिलहाल जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी नॉर्मली है। मैं यहाँ पे कैसे लिख देता हूँ, जो पहला और आखिरी, फिर दूसरा और आखिरी, तीसरा और आखिरी, तो मैंने मेन किसको बना दिया? आखिरी वाले को। अगर तुम्हें पहले वाले को मेन बनाना है तो उसको बनाओ, दूसरे वाले को मेन बनाना है उसको बनाओ। यानी किसी भी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। तो फिलहाल चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होता है। तो ये जो मैंने बात कही, इस बात को याद रखना है। तो मैंने पहले सॉल्यूशन कैसे करूंगा कि 4p ऑफ x1 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4। ठीक है, मैंने ये पहला और चौथे को मेन लिया। ठीक है, तो जब मैंने पहला और चौथे को मेन लिया है तो ये अब क्या मिलेगा वो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा p ऑफ x1 इज इक्वल टू 4p ऑफ x डिवाइडेड बाई 4, सॉरी x4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया? p ऑफ x1 इज इक्वल टू x4, यानी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x4 हो जाएगी, या यूं कहो कि x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 हो जाएगी। ठीक है, दोनों में से जो कहना चाहो कर सकते हो। तो मैंने अभी कौन सा तरीका लिया था? मैंने कहा था मैं सबको चौथे के साथ ऐड करने वाला हूँ। तो पहले को मैंने चौथे के साथ ऐड किया, अब मैं दूसरे को चौथे के साथ ऐड करूंगा। तो जब मैं दूसरे को चौथे के साथ ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा कि 2p ऑफ x2 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4। ठीक है, फिर ये वापस डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p ऑफ x2 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4 डिवाइडेड बाय 2। ये कट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x2 इज इक्वल टू 2p ऑफ x4, यानी x2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है? p 2p ऑफ x4 आ गई है। क्लियर है इतना? और ये x4 ये थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, इसको मैं पहले पूरा लिख देता हूँ। p ऑफ x4, ठीक है, वो सिर्फ x4 लिख गया है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे को चलते हैं, यानी समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ध्यान से सुनना, जैसे कहा मैंने वैसे ही करो। तो 1 को 4 लो, फिर 1 के साथ 2 लो। पहले देखो ऐसे 1 2 फिर 1 3 1 4, कैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 4 2 4 और 3 4 ले लिया है। ओके, तो 3p ऑफ x3 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4। राइट, तो यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
4 डिवाइडेड बाय 3, और ये तो P ऑफ x4 रहने वाला ही है, यानी कि पूरे के डिवाइड में 3 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो इसको कट पिट नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्टली ये वैल्यू मिल गई है। क्लियर है इतना? अब डायरेक्टली ये वैल्यू मिल गई तो देखोगे तो x1 की वैल्यू मिल गई, x2 की वैल्यू मिल गई, और x3 की भी वैल्यू मिल गई है। अब हमें ये बात पता है, हमने ये इसके पहले वाली क्लासों में देखा था। हमने क्या देखा था कि सिग्मा पी ऑफ एक्स, क्या कहा था मैंने, सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1, और x की जगह पे क्या क्या है, तो सिग्मा ये x की जगह पे जो है वो आपका x1 है, फिर x2 है, x3 है, और x4 है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब x1 की जो वैल्यू है वो क्या कहा मैंने, x4 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा बढ़िया दिखे, ब्लू ले लेता हूँ। x2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस 2 p ऑफ x4। फिर x3 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 4 डिवाइडेड बाय 3 p ऑफ x4, और x4 की जगह पे तो मैं x4 ही रहने दूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू तो खुद की है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पूरा। कैसे कन्वर्ट किया, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया था उसी के सहारे, मैंने कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है। ये बहुत सिंपल तरीका था, ये एक्चुअली तरीका जो 8वीं 9वीं में सिखाया जाता है, वहां पे जब मैथ में समीकरण आते तो ऐसे ही सिखाया जाता था हम लोग को। अब आप लोगों को वैसे पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता कह नहीं सकता, पर ये बहुत पुराना तरीका है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते, किसी एक को मेन ले लो और उसी के साथ सारे को सेट कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखोगे तो सबके डिवाइड में 1 है, इस अकेले के डिवाइड में 3 है, तो याद होगा मैंने कहा था एलसीएम ले लो, या तो क्या करो सबको 3 के साथ गुणा कर दो, सबको 3 के साथ क्या कर दो, भाग कर दो। तो सबको 3 के साथ गुणा, 3 के साथ भाग, जगह नहीं है लिखने की इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे गुणा करके दिखाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 3p ऑफ x4 डिवाइडेड बाई 3। फिर इसमें भी 3 से गुणा किया, 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, p ऑफ x4 डिवाइडेड बाई 3। फिर इसमें तो ऑलरेडी 3 है तो यहाँ पे एक से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 p ऑफ x4 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे भी फिर से 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 p ऑफ x4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब जो मैंने कहा था डिवाइड वाला सबका सेम हो गया तो ऊपर वाला क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 3p ऑफ x4 प्लस 6p ऑफ x4 प्लस 4p ऑफ x4 प्लस 3p ऑफ x4 और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करो इसको, 6 3 9 4 13, 13 3 16, तो 16p ऑफ x4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा, मैं बाजू वाले में ही लिख देता हूं, बाजू में जगह खाली है, यहाँ पे हो जाएगा 16p ऑफ x4 इज इक्वल टू 3, यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ x4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 16, यानी x4 की जगह पे क्या मिल गया हमको, 3 डिवाइडेड बाय 16। और जैसे ही हमको x4 की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय 16 मिल गया है, हमारा अगला काम है कि सभी की वैल्यूज को फाइंड करना। अब सभी की वैल्यूज को कैसे फाइंड करोगे वो ध्यान से देखना। अब मैं फिर से कलर चेंज करने वाला हूं, तो इसका मैं कलर कौन सा रखूं, ग्रीन। देखो हमने लिखा था कि p ऑफ x1 इज इक्वल टू p ऑफ x4, पहला यही था कि नहीं, ये देखो ये रहा, पहला यही था। तो x1 की वैल्यू p x4 के बराबर है, यानी x1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 3/16, ये मिल गया। फिर दूसरा, दूसरा क्या था, x2 इज इक्वल टू 2p(x2) था, यहाँ पे था कि p ऑफ x2 इज इक्वल टू 2p ऑफ x4 था। अब 2 इंटू x4 की जगह पे हमारा क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 16। अब देखो दो तरीका है, या तो तुम कट पिट करके छोटा मोटा करने की कोशिश करो, पर मैंने क्या कहा इसमें कट पिट मत करना, क्योंकि कट पिट करोगे बाद में फिर से गुणा भाग करना ही पड़ता है, इसलिए ऐसे ही रहने देना। तो इसको कैसे लिख दोगे, 6/16, तो ये ऐसे ही रहने दो। ये हो गया दूसरा वाला। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, तो p ऑफ x3 इज इक्वल टू क्या था, x3 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4 डिवाइडेड बाय 3 था, तो यहाँ पे लिखते हैं 4p ऑफ x4 डिवाइडेड बाय 3 था। अब मैंने क्या कहा, 4 इंटू एक p ऑफ x4 की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 16,
और पूरे के डिवाइड में 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो आपको पता है मैंने बताया था डिवाइड के डिवाइड में तो नीचे आ जाता है, यानी ये ऐसे हो जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 16। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 16। तो ये 3 3 कैंसल हो गया, यानी ये क्या आ जाएगा 4/16। अब अगर देखोगे तो हमें x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू मिल गई है। और मैंने कहा था उसके बाद हमें क्या करना था, डब्बा प्रिपेयर करना होता है। तो डब्बा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, माध्य और विचरण। और मैंने बताया था माध्य और विचरण के लिए तुम क्या प्रिपेयर करोगे, डब्बा। तो कैसे मैंने डब्बा प्रिपरेशन करना सिखाया था, मैंने कहा था पहले लिख दो x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे पहली वैल्यू थी -2। तो -2 यानी पहले वाले की वैल्यू क्या आया था हमारा, देखो ध्यान से सुना। पहले की वाली की जो वैल्यू आई थी वो आया था 3/16। अब पूछोगे सर पहला वाला तो -2 था, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये x1 की वैल्यू थी। ध्यान से सुनना, ये x1 की वैल्यू थी -2। और इसका जो आंसर आया है देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, वो हमें दिया है, सॉरी गलत पेज दिखा रहा हूँ, ये देखो ये x1 की वैल्यू थी -2 और हमारा x1 का सॉल्यूशन वो आया है, तो इसीलिए हम उसके सामने लिखेंगे। तो डायरेक्टली मैं लिखते जाता हूँ। इसकी वैल्यू जो आई थी वो आई थी 3/16। फिर -1 में भी कितना आया था, -1 में आया था 6/16। फिर उसके बाद 1 में, तो 1 में कितना आया था 4/16। और उसके बाद 2 में, तो 2 में आया था आपका 3/16। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज थे मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये जो है इसको हम लिखते हैं P ऑफ x। क्या लिखते हैं, P ऑफ x। अब हमें क्या निकालना है, माध्य। हमें क्या निकालना है, माध्य। मैंने कहा था माध्य का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है E ऑफ x। क्या होता है, E ऑफ x। अब सवाल है सर ये E ऑफ x क्या होता है, आई मीन E ऑफ x क्या होता है। तो ये जो E ऑफ x होता है, एक्चुअली में ये क्या होता है, ये होता है सिग्मा P ऑफ x इंटू एक्स, आई या x, राइट। अब पूछोगे सर ये कहाँ से आया, तो ये देखो इन दोनों का मैंने क्या कहा था, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों का क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये P ऑफ x इंटू एक्स ही तो होगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूना 6/16, फिर -6/16, 4 × 1 = 4/16 और 3 दूना 6/16, राइट। ये कुछ ऐसा आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, 6 6 12 हो गया, कितना हो गया, 6 6 12 हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये -12, अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, -12/16। और प्लस वाले को लिख देता हूँ, तो 6 4 10, +10/16। तो ये -12 और 10, तो ये हो जाएगा -2/16। अब कट कर दो क्योंकि अब तो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा -1/8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो आंसर आएगा वो आएगा -1/8। ये हमारा पहला मिल गया। इसी का जो टोटल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा P ऑफ x इंटू एक्स। यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये ऊपर लिख देता हूँ। इसका जब सिग्मा निकालोगी ना, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा P ऑफ x इंटू एक्स, क्योंकि इसका टोटल ही ये बन जाता है। अब उसके बाद अगला आपको चाहिए था विचरण। क्या चाहिए था, विचरण। अब क्वेश्चन है सर विचरण कैसे निकालेंगे, तो विचरण निकालने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो वो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, विचरण। अब विचरण कैसे निकालेंगे, तो विचरण का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला विचरण का क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल फॉर्मूला की बात करता हूँ विचरण की, तो ओवरऑल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर, यानी कि v ऑफ x। क्या लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर यानी v ऑफ x। और v ऑफ x का फॉर्मूला होता है e x। ध्यान से सुनना, e ऑफ x का स्क्वायर, क्या, e ऑफ x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे वो देखो। अब इसको करते हैं तो पहले मैंने कहा था ये जो ई एक्स स्क्वायर होता है ये कैसे मिलता है, तो जो ये ई एक्स स्क्वायर होता है ये एक्चुअली हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बनता है पी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्या बनता है,
P ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो P ऑफ x इंटू एक्स तो यहाँ मिल ही गया है, तो मैंने कहा था एक बार और गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसका टोटल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो ये वाले डब्बे का और ये तीसरे वाले डब्बे का गुणा करना है। तो 6 दूनी 12 बटे में 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 एक कम 6, तो 6 बटे में 16। फिर उसके बाद 4 एक कम 4 बटे में 16 और ये 6 दूनी 12 बटे में 16। अब इसका टोटल करो तो डिवाइड में सेम है तो ऊपर वाला सब प्लस करना, 12 6 18 4 22 22 22 22 23 24 24 10 34, यानी ये हो जाएगा 34 बटे में 16। तो मैं इसको कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा 34 बटे में 16 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स क्या है, ई एक्स यानी कि हमारा माध्य, और माध्य का आंसर आया है 1/8। क्या आया है, 1/8। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8, लेकिन माइनस में है और हमें स्क्वायर भी करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 34 बटे में 16 माइनस 1 बटे में 64। क्या हो जाएगा, 34 बटे में 16 माइनस 1 बटे में 64। अब यहाँ 64 यहाँ 16 है। अब मैंने कहा था कि जब दोनों का डिवाइड वाला सेम ना हो तो पहले डिवाइड वाला सेम करो। तो डिवाइड वाला सेम कैसे होगा, अब देखोगे यहाँ तो 64 है यहाँ 16 है। मैंने क्या कहा था, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 से गुणा और 4 से भाग। तो 34 गुणे 4, सबसे पहले क्या कर देना है, 34 गुणे 4। तो अगर 34 गुणे 4 करोगे तो ये आएगा 136, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 136 बटे में 16 नहीं होगा, 136 बटे में 64, फिर माइनस 1 बटे में 64 रहने वाला है। 136 में से एक गया तो कितना आ जाएगा 135, और डिवाइडेड बाय तो सेम ही रहने वाला क्योंकि दोनों में सेम है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर इतना, ये वाला आंसर क्या हो गया हमारा विचरण का, और ये रहा हमारा आंसर माध्य का। ठीक है, ये थोड़ा जगह बचाने के लिए ताकि एक ही जगह पर सब कुछ हो, इसलिए थोड़ा कीचड़ पिचड़ हो गया है। तुम्हें क्या करना है, इस डब्बे के नीचे सॉल्व करना है ताकि बढ़िया से दिखे। एग्जाम में पेपर बचाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हो तब भले ऐसे कर सकते हो, बाकी तुम्हें प्रॉपर तरीके से दिखाने की जरूरत है। ठीक है, ये सारा आपका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो मैंने बता दिया है कि पहले इसका गुणा करो फिर इसका गुणा करो। अब सुनना, ये जो इसका गुणा करने मतलब देखो पहला डब्बा जो गुणा करते हो ये बनता है माध्य, ठीक है। फिर जब दूसरा गुणा करते हो तो ये बन जाता है विचरण में मददगार, तो इसलिए इसको आगे रखते हैं और इसको पीछे रखते हैं। तो इसको आगे रखोगे, इसको पीछे देखो रखा ना, ये देखो इसको आगे रखा है और इसको पीछे रखा है। क्लियर है इतना, और इसका स्क्वायर कर देना है, तो ये हो गया आपका विचरण। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास को ज्यादा लेंदी कर दूंगा तो बोर हो जाओगे। और दूसरा क्या, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मेन वो है। अब ये जो कंसेप्ट है माध्य विचरण का, ये लास्ट कंसेप्ट है। अब इसके बाद जो है वो हम अलग अलग तरीके का क्वेश्चन करेंगे। देखो माध्य विचरण वाला तो आएगा ही, पर अब थोड़े से हटके रहेंगे, ये बहुत सिंपल वाले थे। ठीक है, अब हटके का मतलब ये है कि अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा ये वाला है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाए। एक पासे को 2 बार उछाला जाए हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था, लेकिन मैंने कहा था कि यादृच्छिक संभावना वितरण में और संभावना वितरण में थोड़ा सा ही अंतर है। वो ये है कि संभावना वितरण में वैल्यू नहीं देता है, ये हर परिणाम को एक वैल्यू देता है, यानी कि एक नंबर दे देता है। तो यहाँ पे नंबर कैसे देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।